नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं शशांक शुक्ल। मित्रों, आज विश्व के प्रसिद्ध कहानीकार साहित्यकार शहादत हसन मंटो की जयंती है। मंटो की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मंटो के ऊपर अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करता है। मंटो एक ऐसा नाम है हिंदी में या उर्दू कथा परंपरा में या विश्व की कहानी परंपरा में जो काफी विवादित रहा। जेल तक जाना पड़ा जिसको अपनी कहानियों के लिए उस शहादत हसन मंटो पर बात करना और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी बातें रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंटो ने कहानी की परंपरा को एक नए ढंग से हमारे सामने रखा, व्याख्यायित किया। मित्रों, मंटो का जन्म 11 मई 1912 को समबराला लुधियाना में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, पंजाब में हुई। लेकिन मंटो के व्यक्तित्व में ऐसा था कि वो समय से आगे चल रहे थे और किसी बंधन और बाध्यताओं में उनके जीवन को मापा नहीं जा सकता था। इसीलिए उनकी उस तरह की पढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन व्यक्तित्व के कुछ इस तरह से धनी थे या कुछ कह लीजिए कि जीनियस थे कि उन्होंने उस शिक्षा व्यवस्था की चौहद्दी को अपने ढंग से व्याख्यायित किया और उसे बढ़ाया। गुलाम हसन और सरदारा बेगम उनके माता पिता थे और मंटो को मूल रूप से कहानीकार के रूप में हम जानते हैं, लेकिन उनकी 230 कहानियां के अतिरिक्त 67 उन्होंने रेडियो के लिए नाटक भी लिखे थे। 22 शब्द चित्र उनके मिलते हैं, 70 लेख मिलते हैं और मंटो ने और बहुत सी चीजें लिखी हैं, पत्र लिखा है और बहुत सी चीजें। लेकिन मूल रूप से बहुत से कथाकारों ने उनको कहा कि एक कहानीकार के रूप में ही मंटो विश्व के सबसे बड़े कहानीकार या सबसे बड़े कहानीकारों में से एक कहानीकार है। उनका विवाह 1934 ईस्वी में शाफिया नाम की महिला के साथ हुआ, जिनकी मृत्यु 1955 में हुई। 3 पुत्रियां भी हुई मंटो की, लेकिन व्यक्तिगत जीवन काफी तंगहाल था, काफी संघर्षपूर्ण रहा और देश की आजादी के दरमियान 1947 के आसपास जब दंगे बहुत ज्यादा हो गए तो मंटो अचानक से पाकिस्तान चले गए। मंटो के पाकिस्तान जाने की जो बात है उसके लिए 2 चीजें कही जाती हैं कि एक तो ये था कि उनकी पत्नी शाफिया जब लाहौर चली गई तो और वहीं पर कुछ दंगों के कारण कुछ इस तरह से उलझ गई कि वो वापस हिंदुस्तान नहीं आ पाई, चाहकर भी नहीं आ पाई। तो मंटो के पाकिस्तान जाने की एक वजह तो ये रही। दूसरी वजह ये रही कि उसी बीच में अशोक कुमार ने महल फिल्म के लिए कमाल अमरोही की कहानी को सिलेक्ट कर लिया था। मंटो इस बात से भी बहुत ही दुखी थे, नाराज भी। तो ये कुछ चीजें थी जो मंटो के व्यक्तिगत जीवन में की ओर थी और पाकिस्तान जाने पर शुरू के दिनों में उनका काफी स्वागत वगैरह तो हुए, लेकिन बाद के दिनों में धीरे धीरे वो पाकिस्तान के सरकार के लिए किरकिरी और सिरदर्द जैसे होने लगे। उनकी एक कहानी 1950 में प्रकाशित हुई थी, ठंडा गोश्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया। मंटो को 3 माह जेल हुई और 300 रुपए उस जमाने के बहुत बड़ी रकम थी, उसका जुर्माना हुआ। ये सब बातें और अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं और कुछ शराब की लत, दोस्तों की मदद न मिलना, कुछ ऐसी चीजें थी जो मंटो को निहायत तन्हा और अकेला करती गई और 18 जनवरी 1955 को मंटो की मृत्यु हो गई। एक छोटा सा जीवन 42 साल 8 माह 4 दिन का रहा उनका और इसी में वे विश्व के बड़े कथाकारों में से एक हुए। मंटो का जो अपना जीवन, अकादमिक जीवन की ओर हम थोड़ी सी बात करते हैं। मंटो जब 7 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक 7 वर्षीय बालक मंटो के जेहन पर इस तरह से कुछ छाप उसकी हुई कि जब मंटो अपनी पहली कहानी 1934 में लिख रहे होते हैं तमाशा नाम से, तो उस कहानी पर भी उस पूरी घटना का जिक्र आप देख सकते हैं। फिर बाद में इनकी कुछ और कहानियां आती हैं, जुर्माना आता है और बहुत सी कहानियां इनकी आती हैं बाद के दिनों में। बारी अलीग नाम के एक संपादक से ये काफी प्रभावित रहे और इन्होंने मंटो की प्रतिभा को निखारने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मंटो को लगने लगा कि अब थोड़ा दूसरी जगह जाना चाहिए, तो 1935 में ये मुंबई आ गए और मुंबई में ये रेडियो नाटक और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े, ड्रामा लिखने लगे। 1940 में ऑल इंडिया रेडियो से मंटो का जुड़ाव होता है।
उसके लिए ढेर सारे ड्रामा इन्होंने लिखे, नाटक लिखे। और मंटो के व्यक्तिगत साहित्यिक जीवन के लिए भी ये वर्ष काफी मुफीद रहे, काफी अच्छे रहे। यहीं पर उनकी मुलाकात कृष्णचंद्र और उपेंद्र नाथ अश्क से हुई, जो बाद के दिनों में इनके सबसे अजीज या खास दोस्त बनते हैं। मेरा दुश्मन मंटो नाम से जीवनी भी है जो अश्क ने लिखी। और बाद की घटनाएं तो मैंने आपको बताई ही कि दंगों के बीच में मंटो पाकिस्तान की ओर धीरे से चले जाते हैं, बिना बताए अपने ढंग से चले जाते हैं। ढेर सारे मंटो की कहानियां हैं, और जैसे धुआं है, अफसाने और ड्रामे हैं, लज्जत है, स्याह हाशिए, बादशाहत, कारखाना, खाली बोतलें, लाउड स्पीकर, गंजे फरिश्ते, नमरूद की खुदाई, ठंडा गोश्त, माजिद, पर्दे के पीछे, सड़क के किनारे, बगैर उन्वान के, बगैर इजाजत, बुरके, सरकंडों के नीचे, शैतान, शिकारी औरतें, रत्ती, माशा तोला, काली सलवार, बू, ठंडा गोश्त, खोल दो। ढेर सारी कहानियां, कुछ चर्चित कहानियां इनकी ठंडा गोश्त, खोल दो, काली सलवार वगैरह वगैरह रही, जिसके कारण मंटो को राष्ट्रीय स्तर की ख्याति अर्जित हुई। मित्रों, मंटो पर बात करना अपने ढंग से इसलिए भी बहुत जरूरी है कि मंटो को ये कहा गया है कि ये समय से आगे के कहानीकार हैं। यानी मंटो की कहानियों की समझ उस समय तत्कालीन समाज को तो नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद के समय में भी शायद मंटो की कहानियों को जल्दी से समझ पाने में लोग अक्षम होते रहे। कारण ये था कि इनकी कहानियों का जो कथ्य था और जो ट्रीटमेंट था वो कुछ अलग तरह का था। कथ्य और ट्रीटमेंट ने मंटो को पूरे कहानीकारों से, दूसरी कहानीकारों से अलग धरातल प्रदान किया। वो क्या था, और ये जो विवादास्पद चीजें थीं, इसके लिए कहा गया कि ये समय से आगे चीजें थीं। और ये भी कहा गया, सरदार अली जाफरी ने कहा कि मंटो को अभी भी हम समझ रहे हैं कि मंटो क्या था। मंटो खुद अपने कहानी पर लिखता है कि मैंने जो समाज के ऊपर जो पर्दा पड़ा रहा, मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। मंटो की एक टिप्पणी है अपनी कहानियों पर कि जिंदगी को उस शक्ल में पेश करना चाहिए जैसी कि वह है, ना कि वह जैसी होगी या होनी चाहिए। यानी मंटो स्पष्ट रूप से कहता है कि मैंने जिंदगी को उसके उसी यथार्थवादी नजरिए से देखा है। मंटो एक जगह और कहता है कि मैंने उस पर्दे को नोच कर हटा दिया है और सच्चाई को सीधे सीधे पाठकों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मंटो एक जगह और लिखते हैं, पतिव्रता स्त्रियां और नेक दिल औरतों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब ऐसी दास्तान फिजूल है। अब ऐसी औरत का दिल खोल कर बताया जाए जो अपने पति के आगोश से निकलकर दूसरे औरत की बगल गरमा रही हो और उसका पति कमरे में बैठकर ऐसे देख रहा हो गोया कुछ हो ही न रहा हो। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन तो चकले की एक सच्चाई रंडी हो सकती है जो रात को पागल है और दिन को सारे समय में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। स्पष्ट तौर पर मंटो का कथ्य सामान्य ढंग से देखे जाने वाले कथ्य से अलग है। मंटो के इस कथ्य को देने के पीछे वजह ये है कि आप ये देखें कि एक कहानीकार का अपना तर्ज, अपना ट्रीटमेंट, अपना देखने का दृष्टिकोण किस तरह से है। मंटो जीवन के उन चित्रों के बीच से कुछ ऐसे चित्र को खींचकर हमारे सामने रखता है जो शायद हमारे जहन में, हमारे दृष्टिकोण में वो आए ना। मंटो का अपना जीवन निम्न वर्ग मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हालांकि उनके पिता अच्छे खासे नौकरी में थे, लेकिन मंटो ने की बगावती तेवर और चीजों को देखने के अपने नजरिए ने उनको अलग कर दिया था, परिवार से भी, बहनों से भी अलग कर दिया था। मंटो का जब विवाह हुआ तो उनकी बहनें जो मुंबई में थीं उसमें शामिल नहीं होती हैं। मंटो का अपना जो विद्रोही स्वभाव था उसके पीछे। अब जो बात महत्वपूर्ण ये है कि मंटो को अश्लील साहित्यकार कहा गया। 6 बार उनके ऊपर अश्लीलता की बात हुई, कुछ मुकदमे चले, विवाद हुए, एक बार तो जेल भी जाना पड़ा जिसका जिक्र मैंने किया अभी। तो बार बार उनके ऊपर अश्लीलता आरोप लगा और बार बार
इस तरह की चीजें हुई, उसको समझने की जरूरत है। साहित्य में अश्लीलता का जो प्रश्न है, या साहित्य में कौन सी चीजें अश्लील हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं, इसको भी समझे जाने की जरूरत है। मंटो इस पर टिप्पणी करते हैं, जबान में बहुत कम लफ्ज फहश हैं, तरीके इस्तेमाल में एक ऐसी चीज है जो पाकीजा से पाकीजा अल्फाज भी फहश बना देता है। मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज फहश नहीं, लेकिन घर की कुर्सियों और हांडी भी फहश हो सकती हैं अगर उसको फहश तरीके से पेश किया जाए। फहश चीजें बनाई जाती हैं किसी खास गाज के मातहत। मंटो साफ कहता है कि अश्लीलता क्या है कि आपकी अपनी दृष्टि में है, आपके देखने के अपने नजरिए में है, और साहित्यकार का अपना ट्रीटमेंट है कि वो उसे किस ढंग से विश्लेषित करता है या उसे किस प्रकार से अश्लील बना सकता है। साफ मंटो कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि मंटो की अपनी बातें आपने सुनी, किसी भी चीज को अश्लील भारतीय परंपरा में भी, या कालिदास ने भी कुमार संभव में शिव और पार्वती के रति चित्रों को अंकित किया है, दूसरे बड़े कथाकारों ने किया है। मंटो का चित्रण किस ढंग से अलग है, इसे भी समझे जाने की जरूरत है। कालिदास की जो समस्या है या दूसरे साहित्यकारों की जो समस्या है, वो काम को, सेक्स को सौंदर्य में ढालने की समस्या है। क्योंकि देखिए, बहुत ही सूक्ष्म रूप से काम और प्रेम के बीच में अंतर हम व्यक्त करते हैं या करते हैं। बड़े कथाकार अपने ढंग से उसे सौंदर्य में ढालते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, हमारे सामने उस तरह के दृश्य लाते हैं और हमारी चेतना को बड़े रूप में फैला देते हैं। कालिदास की जो समस्या थी वो काम को प्रेम में और प्रेम से ज्यादा बड़े रूप में सौंदर्य में ढालने थी। प्रसाद भी यही काम करते हैं। कामायनी में काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, काम को वो मंगलमय रूप में देखते हैं, ये समस्या। लेकिन मंटो केवल यही काम नहीं करता। मंटो जो काम करता है वो काम को करुणा में ढालता है, और करुणा में ढालने के कारण ही मंटो इन कहानीकारों से, इन साहित्यकारों से कुछ अलग तरह का दर्जा पा जाता है, या अलग ढंग से। मंटो एक जगह और लिखते हैं अपने परिवेश के बारे में कि जमाने के जिस दौर में हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे ना वाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निजाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं, मैं लोगों के ख्यालातों जज्बातों में हैजान पैदा नहीं करना चाहता। मैं तहजीबो तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए क्योंकि यह मेरा काम नहीं। जो लोग मुझे सियाह कलम समझते हैं, लेकिन मैं तख्ते सिजाह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफेद चाक इस्तेमाल करता हूं कि तख्ताए सियाह की सियाही और नुमाया हो जाए। मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज है जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंद और खुदा मालूम क्या क्या कहा जाता है। लानत है शहादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। स्पष्ट है कि मंटो अपने सलीके, अपने कहने के ढंग को न समझ पाने के कारण भी काफी दुखी है। और कई बार हम जानते हैं कि मंटो की कहानियां, हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत अपने समय से आगे हैं। दूसरा काम मंटो ये करता है, मंटो की कहानियां, कि वो विवरण के बीच में जाता है, संकेत नहीं करता। विवरण खुले रूप में, विवरण एक एक बारीक से बारीक विवरण करता है, और मंटो उन विवरणों को कहानी के अंत में एकदम निरर्थक साबित कर देता है। यानी विवरण में जाकर विवरण को निरर्थक साबित करना मंटो की कहानी शैली का एक और दूसरा दृष्टिकोण है। आप ठंडा गोश्त पढ़िए, खोल दो पढ़े, बू कहानी पढ़िए, ढेर सारे विवरण आप उसको में मिलेंगे। लेकिन कहानी का ध्येय या कहानीकार का ध्येय उन विवरणों में अटकना नहीं है।
उन विवरण के आगे बहुत दूर तक जाकर एक नई चीजें, करुणा पैदा करना है या विवरण को ही निरर्थक कर देना है। इस प्रकार से हमने कहा कि मंटो का जो प्रारंभिक कहानियां थी, जो प्राचीन ढंग की कहानियां थी, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, धीरे धीरे तवाइफों, कामगारों और मंटो के विषय बनते गए। लेकिन मंटो की कहानियों की जो केंद्र बिंदु हैं वो यही सब हैं। उसके अतिरिक्त मंटो की कहानियां समाज के दूसरे हिस्सों की ओर बहुत कम जाती है, क्योंकि उसका जो अपना दृष्टिकोण था या उसका अपना अनुभव था कहानीकार का, वो इन्हीं सबों से उद्घाटित होता है, इन्हीं सबों से बनता है। मंटो की एक कहानी है जो बात की कहानी है, और सवेरे जो आंख खुली मेरी नाम की एक कहानी है जो पाकिस्तान के टूटने बिखरने की कहानी है। पाकिस्तान के अलग होने के बाद मंटो ने उस कहानी को लिखा था। इसी प्रकार से खुदा की कसम कहानी एक बूढ़ी माँ की कहानी है जो दंगों में अपनी लड़की को खोज रही है। घाटे का सौदा हो, खबरदार हो, करामात हो, उलाहना हो, मुनासिब कार्रवाई, ढेरों कहानियां हैं जो अलग अलग ढंग से लिखी गई हैं। एक कहानी का जिक्र और मैं करना चाहूंगा, तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह विभाजन की कहानी है, और विभाजन पर ढेर सारी कहानियां लिखी गई हैं, अलग अलग ढंग से लिखी गई हैं। लेकिन 5-6 पेजों के बीच में मंटो ने तोबा टेक सिंह नाम के एक पागल की कहानी लिखी है। हमारे हिंदी साहित्य में हो या विश्व के साहित्य में, पागलों का चित्रण जब जब आता है बड़े दूसरे अनूठे रूप में आता है। जैसे मुक्तिबोध अंधेरे में नाम की अपनी कविता में पागल, विक्षिप्त पागल का जिक्र करते हैं, और वो अचानक से जागृत हो जाता है और काव्य नायक को आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर चला जाता है। अंतोन चेखव की एक लंबी कहानी है वार्ड नंबर 6, जो पागलों पर आधारित है या पागल खाने पर आधारित है, और सत्ता व्यवस्था पर व्यंग के रूप में आई है वो कहानी। मंटो की लूसून की भी एक डायरी है, एक पागल की डायरी। तो यानी जो साहित्यकार का जो ट्रीटमेंट होता है वो सामान्य लोगों के देखने के दृष्टिकोण, जैसे अभी बात सेक्स या काम पर हो रही थी, मंटो उसे करुणा में ढालता है। उसी प्रकार से पागलों पर या समाज की मुख्यधारा से हटे हुए पात्रों को देखने के मंटो के अपने दृष्टिकोण की दृष्टि से तोबा टेक सिंह एक बड़ी कहानी है। मैं वार्ड नंबर 6 के साथ तोबा टेक सिंह की कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वार्ड नंबर 6 55-60 पेज की लंबी कहानी है, व्यवस्था के अंतर्विरोधों से उपजी हुई कहानी है। तोबा टेक सिंह सामाजिक संरचना के बीच से उभरी हुई कहानी है, सामाजिक संरचना के बीच बनती हुई कहानी है तोबा टेक सिंह। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, बंटवारे के बीच में कुछ बीच की जगह है जहां पर दोनों लोगों का कब्जा नहीं है, दोनों लोगों के बीच का स्थान है। तोबा टेक सिंह बॉर्डर क्रॉस करता है और पकड़ लिया जाता है। उसके दरमियान उसकी मृत्यु होती है, और वही मृत्यु होती है जो जहां न भारत है न जहां पाकिस्तान। छोटी कहानी में मंटो पागल के बहाने से ये चित्रित करते हैं कि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो जमीन न तुम्हारी है न इसकी है, बीच की जमीन है। एक अपने ढंग से साहित्यकार एक राजनेता की तरह नहीं सोचता, साहित्यकार एक दूसरे आम जन की तरह नहीं सोचता, साहित्यकार एक संभावनाओं के रूप में भी सोचता है। तोबा टेक सिंह को इस ढंग से भी आप देख सकते हैं, इस कहानी को देख सकते हैं। एक और बड़ी बात जो मंटो के कहानी के संदर्भ में या उनके कहानियों के ऊपर अगर आप चाहें तो इसे प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह देख सकते हैं, वो ये कि मंटो अपनी कहानियों के पात्रों के साथ या उनके समय के साथ कोई प्रतिरोध की चेतना पैदा नहीं करते। प्रतिरोध अपने ढंग से वो करते हैं और हमारे मार्मिक अंश को छू कर करते हैं। प्रतिरोधी कहानियां तो हैं, लेकिन उनके पात्र प्रायः टूटे हैं, हारे हैं, थके हैं, पराजित हैं। और मंटो के पात्रों की बड़ी खूबी यह है कि मंटो का एक पात्र दूसरे पात्रों के साथ कोई संघर्ष नहीं करता। मंटो का एक पात्र अपने वर्गीय स्थितियों
या अपने परिवेश के प्रति संघर्ष करता है। ये मंटो की कहानी की एक शैली है या अपना तर्ज है कि मंटो की कहानियों के पात्र अपने परिवेश या अपने सामाजिक परिस्थितियों के प्रति, वर्गीय परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करते हैं। वो बड़ा प्रतिरोध नहीं करते और परिस्थितियों के प्रति अपना संघर्ष करके अपने को दर्ज करते हैं। राजेंद्र यादव ने तो मंटो को विश्व के सबसे बड़े कहानीकारों के रूप में माना है और उन्होंने कहा है कि केवल अपनी कहानियों के बल पे प्रतिष्ठा पाने वाले विश्व के बड़े कहानीकारों में या तो चेखव हैं या मंटो हैं, क्योंकि मंटो ने कुछ रेडियो नाटक वगैरह कुछ जरूर लिखे हैं, लेकिन वो उतने चर्चित नहीं है। कहानियों के रूप में ही मंटो की प्रतिष्ठा है। मंटो पर जब हम बात करते हैं मित्रों, तो इस ढंग से भी करते हैं कि कोई कहानीकार अपने ढंग से समय से आगे जाकर किस प्रकार से लिखता है और उसका ये जो ढंग है वो कभी अश्लीलता के नाम पर, कभी दूसरे ढंग से आक्षेप करके उस पर आरोप लगाकर उसकी कहानियों के तर्ज को, उसकी कहानियों के ट्रीटमेंट को, उसके कहने के ढंग को आप कहीं न कहीं सीमित करने का प्रयास करते हैं। और जब आप सीमित करने का प्रयास करते हैं तब आप उसकी कहानियों को नहीं समझ रहे होते हैं, आप उसकी कहानियों को समझना नहीं चाहते। एक कहानीकार अपनी कहानियों के माध्यम से जो समाज में परिवर्तन करना चाहता है, आप उसको देखना नहीं चाहते। मंटो इसीलिए अभी भी पढ़े जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं। बहुत जगह अभी भी मंटो की कहानियों को लोग अश्लील कहते हैं या दूसरे ढंग से देखने का प्रयास करते हैं। मंटो की एक कहानी, दो कहानियों का जिक्र और मैं करूंगा। एक कहानी है बू। बू कहानी में एक घटवारिन और एक रणधीर नाम के एक अय्यास व्यक्ति की कहानी है। पूरी कहानी खत्म होते होते घटवारिन का व्यक्तित्व इतना बढ़ने लगता है और जो उसका पात्र है, कुलीन पात्र है या उसका जो अय्यास पात्र है कहानी का, वो अंत तक उसके अंदर इतना परिवर्तन हो चुका होता है कि उसकी सारी कामुकता खत्म होने की स्थिति में पहुंच जाती है। मंटो बहुत कम घटनाओं में, बहुत कम कथ्यों में, बहुत कम वर्णन में अपनी पूरी इस कहानी को व्यक्त करते हैं। एक दूसरी कहानी है, दंगों पर आधारित है, खोल दो, जो काफी चर्चित कहानी रही है। कुछ लोगों ने अश्लीलता के ढंग से देखा है और मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों का कहानियों को देखने का अपना नजरिया कितना कमजोर है। खोल दो कहानी पूरी सामाजिक संरचना, पूरी व्यवस्था, पूरे हिंदू मुसलमान या जो हमारी मानसिक रूप से जो हमको चीजें कैद करती हैं, जो कमजोर करती हैं, मंटो उस सब पर छोटी सी 4-5 पेज की कहानी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चले जाते हैं। मंटो की कहानियां आप जब पढ़ेंगे तो बहुत लंबी कहानियां नहीं होती हैं, हालांकि अपने दृश्यों में वो विवरण से काम लेते हैं। डिटेलिंग होती है उनकी कहानियों में, बावजूद वो बहुत लंबी कहानियां मंटो नहीं लिखते। मंटो की कहानियां बहुत से तात्कालिक रूप में लिखी गई हैं। आर्थिक तंगी के दबाव में पैसे के लिए बहुत संपादकों से वो एक बैठक में उनके सामने 20-30 मिनट में कहानियां लिख कर दे दिया करते थे। फिल्मों के लिए कहानियां लिखा, रेडियो के लिए लिखा, समाचार पत्रों के लिए लिखा। बावजूद जो इनकी कहानियां हैं वो कई कहानियां कमजोर भी हैं। जब आप कहानीकार के तौर पे किसी कहानी को, शिल्प भी होता है, उसका पूरा मुकम्मल शिल्प होता है, पूरा कला पक्ष होता है। बहुत सी कहानियां उन्होंने बहुत ही तात्कालिक लिखी और हालांकि वो बहुत चर्चित भी रही, बावजूद बहुत सी कहानियां कमजोर रहीं। इसका कारण ये था कि कहानी पर, शिल्प पर, भाषा को लेकर जैसी संपूर्ण तैयारी होती है, जैसा ठहराव होता है, कई बार देखने को नहीं मिलता। उसका कारण भी मंटो का अपना जीवन, उनका अपना संघर्ष ही था। मित्रों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि मंटो हमारी जमीन पर, भारत में पैदा हुए। भारतीय बोध से, भारतीयता राष्ट्रीय आंदोलन पर भी उनकी कई कहानियां हैं।
भारतीयता के बोध से उनका व्यक्तित्व बनता है और इस व्यक्तित्व के बनने से जो उनके अपने ढंग से उन्होंने कहानी को दिया, समाज को दिया, वो इतना सशक्त है, वो इतना तीव्र है, तीखा है कि कई बार हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, कई बार हम ठिठक जाते हैं। बावजूद मंटो एक ऐसा कहानीकार है, ऐसा कथाकार है जो समय देने पर, अगर उसके लिए आपके पास समय है तो धीरे धीरे वो आपके करीब होता जाता है। हम ऐसे कहानीकार को जो समय के साथ हमारे लिए और जरूरी होता जा रहा है, ऐसे कहानीकार को जो समय के साथ ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है, ऐसे कहानीकार को जो समय के साथ अपने प्रश्नों के साथ ज्यादा संवाद की स्थिति में आ रहा है, हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और केवल श्रद्धा ही नहीं व्यक्त करते, बल्कि मंटो के लेखन की जो बुनियादी सच्चाई है, मंटो के लेखन का जो व्यंग है, वो हमारे जहन में, हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में उतरे, ये हमारे लिए काम में है। तो हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी की ओर से आज मंटो जयंती के अवसर पर महान कहानीकार मंटो को याद करते हैं और आशा करते हैं कि आप मंटो की कहानियों से और परिचित होंगे, क्योंकि मंटो की कहानियां से परिचित होने का अर्थ है कि आप जीवन के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे या जीवन को बहुत करीब से देखने का प्रयास करेंगे। आपने इस बातचीत को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।